हाँ भाई, देखो इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया था एटम वाले का, वो करा लेता हूँ। उसके बाद में न्यूमेरिकल जो है भाई कल करा लेंगे। आज बुक नहीं है मेरे पास, क्योंकि बिना बुक के न्यूमेरिकल हो नहीं सकते हैं। तो आज चैप्टर कंप्लीट करा लेते हैं, न्यूमेरिकल कल करा लेंगे। आज न्यूक्लियस वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे अभी। सबसे पहले अपन चलते हैं एक्सप्लेनेशन of quantization of angular momentum है। सेकंड पोस्टुलेट था ये बोर का, बाय क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम है मैकेनिक्स एंड डी ब्रोगली भी लिख सकते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो भाई, आपको अगर याद हो तो कल मैंने बताया था लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल में आया था अपने पास। तो एक लिमिटेशन या एक ड्रॉबैक ये भी था कि क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल। ये अपने पास इसकी ड्रॉबैक में या लिमिट में भी शामिल था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है भाई डी ब्रोगली ने दिया था। आगे 13 चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना मैं, तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, व्हेन a particle in motion, then waves are associated with every moving particle. According to de Broglie, waves are associated with every moving particle, so that matter waves also associated with a electron when it is revolving around nucleus in its orbit. देखो भाई, डी ब्रोगली ने ये कहा था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उससे वेव्स प्रोड्यूस्ड होंगी एंड दीज वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। ठीक है, अब अपन चलते हैं। डी ब्रोगली ने ये बताया कि अपने पास व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, देन मैटर वेव्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। एज वी नो, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, सो दैट अपने पास वेव्स ऐसी होनी चाहिए जिनमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो। ऐसी वेव्स जो हैं वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं भाई। अब 11th में है ये स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स में क्या रहता है अपने पास कि नेट एनर्जी कांस्टेंट रहती है अपने पास। एंड फॉर स्टेशनरी वेव्स एक इक्वेशन आती है, ये 11th का है भाई मामला। L इज इक्वल टू n लैम्बडा, L इज लेंथ। ठीक है ना। अब अपन चलें, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, देन लेंथ कितनी हो जाएगी इसके पाथ की, ये बता दो अपने पास। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पाथ व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस? इट इज 2 pi r, so that 2 pi r is equal to n lambda by de Broglie। ये थोड़ा सा 11th का भी है भाई, आप जानते भी हो। लैम्बडा इज इक्वल टू होता है mv, h अपॉन mv। हियर h इज प्लैंक कांस्टेंट। चलो भाई, आ गया समझ में। देन 2 pi r इज इक्वल टू nh अपॉन mv and we get mbr is equal to nh upon 2 pi। It is condition of quantization of angular momentum। तो ये डी ब्रोगली ने डिराइव किया था, कंडीशन ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ ए एंगुलर मोमेंटम। ये तो बात हो गई इसकी। अब अपन चलें, देखो सबसे पहले जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट
n इक्वल टू 1 सो दैट 2 पाई r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा के इक्वल होगा। तो इसमें अपने पास सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 है लैम्बडा। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, n इक्वल टू 4 देन 2 पाई r इज इक्वल टू क्या होगा, 4 लैम्बडा हो जाएगा अपने पास। तो ये ऑर्बिट का डायग्राम है वो बनाता हूं भाई मैं। ऑर्बिट में कैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है एंड कैसे मैटर वेव चलती है वो देखो एक बार। सबसे पहले तो ये है ना 4 लैम्बडा, तो 4 पार्ट कर लो भाई, ये 4 पार्ट हो गए। अब इनके फिर बीच में 8 पार्ट कर दो, तो बीच बीच में से 8 पार्ट कर दिए। ये डायग्राम बनाने का मेथड है इसका, यूं बना देना, ये बन गया, फिर ये बन गई, तो ये मैटर वेव्स का डायग्राम है इसका, ये मैटर वेव्स बन गई। 8 पार्ट है टोटल, देख लो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो एक बार, लैम्बडा के इक्वल हो गई। देन 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा एंड 4 लैम्बडा। तो ये मैटर वेव्स अपने पास किस में बनेगी, 4th ऑर्बिट के लिए है। एग्जाम में जो है 4th ऑर्बिट भी आ सकती है, 3rd ऑर्बिट के लिए भी अपने पास इसका डायग्राम पूछ सकते हैं। इट इज फॉर ए 4th ऑर्बिट, 3rd का भी बना देता हूं। देन 2 पाई r इज इक्वल टू 3 लैम्बडा, ये 3rd का बना दिया। इसके 3 पार्ट करने हैं, ये 3 पार्ट हो गए। इसके हाफ हाफ कर लो भाई, ये हाफ हाफ कर लिया। तो ये मैटर वेव्स बनाने का ये तरीका हो गया। तो ये इसका मेथड है, ये लो जी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 लैम्बडा के इक्वल हो जाएगा। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 3 लैम्बडा। देन देखो एक बार, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा आ गया समझ में डायग्राम बनाना। किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए भी पूछ सकते हैं, 3rd के लिए भी पूछ सकते हैं। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, हाँ भाई नेक्स्ट है। अब देखो भाई चैप्टर कंप्लीट है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह आप सॉल्व करना, कल करा दूंगा, मेरे पास बुक नहीं है। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, न्यूक्लियस, लेसन नंबर 15 न्यूक्लियस। चैप्टर का नाम भी यही है एंड फर्स्ट टॉपिक भी यही है। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस। आप जानते ही हो, पहले भी बता चुका हूं मैं एटम में, सेंटर पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। सेंटर पार्ट ऑफ ए एटम इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। And there are 2 types of nucleons, protons and neutrons। आप जानते ही हो, एक तो प्रोटॉन हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आ गया समझ में, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन को अपने पास कैसे शो करते हैं, सिंबल क्या है, P11 है। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है, 1 and 0 है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है बताओ देखें, ये इलेक्ट्रॉन है। इस चैप्टर में यूं लिखेंगे भाई इनको, ये E-1 and 0, ये पॉजिट्रॉन, इसका सिंबल है अपने पास E+1 and 0। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, जो अपर पार्ट है ना वो तो मास को शो करता है, जो नीचे वाला है वो चार्ज को शो करता है अपने पास।
तो ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। एक और बता देता हूं, ये जो मेथड है ना लिखने का, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को बेस मान रहे हैं भाई। बेस किसको ले रहे हैं अपन, प्रोटॉन को बेस ले रहे हैं। तो प्रोटॉन में अगर आप लेंगे तो मास जो होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा, एंड चार्ज जो होगा वो प्लस में ई के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे ही आप न्यूट्रॉन में अगर लेंगे तो देखो क्या होगा, मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, क्योंकि 1 आ रहा है ना, ऊपर 1 आ रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद में चार्ज ये 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है चार्जलेस पार्टिकल हो गया अपने पास। उसके बाद में अपन चले इलेक्ट्रॉन के लिए, देखो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए मास नहीं लिख रहा हूं भाई मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा मैं, 0 नहीं लिखूंगा। अभी समझ में आ जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस में ई हो जाएगा, इसमें भी चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस में ई हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन 0, जबकि अपन जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0 होता ही नहीं है। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज अपन किसको बेस मान रहे हैं, प्रोटॉन को बेस मान रहे हैं। एंड इन कंपेयर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए नेग्लिजिबल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपेयर ऑफ मास प्रोटॉन होता है 1837। तो अब समझ में आ गया होगा। तो अपने पास ये किसके कंपेयर में नेग्लिजिबल हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। अदरवाइज जो है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होता है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, नहीं तो कोई ये करेगा कि सर ने कहा था कि ये 0 होता है। भाई 0 किसके कंपेयर में ले रहे हैं, ये यूं कंपेयर में ले रहे हैं। कंपेयर जो होता है ना तभी सब कुछ सही है, बाकी तो कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे किसी के पास मान लो कि 10 रुपए हैं, अब एक दूसरे आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो 1 करोड़ रुपए के कंपेयर में 10 रुपए को 0 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो अपने पास, आगे समझ में। यूं जो है ना 10 रुपीज जो है वो 0 थोड़े ही है अपने पास, पर वो किसके कंपेयर में 0 ले सकते हो आप, 1 करोड़ के कंपेयर में 0 ले सकते हैं। अदरवाइज अपने पास वो 0 नहीं ले सकते। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। अरे आजकल तुम लेट कैसे जुड़ते हो, एक तो वो मैस है, ये भी लेट जुड़ता है क्लास में, एसी का है, ये भी लेट होती है रोज ही। जबकि आप लोगों को तो गैप भी बहुत मिलता है, बीच में क्लास ही नहीं होती है, खाली चलती है ना अपने पास। चलो भाई नेक्स्ट है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इट इज डिनोटेड बाय n1 एंड 0। देखो भाई सबसे पहले अपन चलें इसमें, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ ए न्यूक्लियस। आप सब जानते ही हैं, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स सेडविक इन 1932, ठीक है ना। तो जेम्स सेडविक ने अपने पास इसको डिस्कवर किया था, न्यूट्रल पार्टिकल है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन मास ऑफ ए प्रोटॉन। ये कॉन्सेप्ट जो है ना केवल इस न्यूक्लियस वाले चैप्टर में ही काम में लेना है। अदरवाइज जो है ना अपने पास बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज मास ऑफ ए प्रोटॉन। इसमें अपने पास अपन जब स्टडी ही न्यूक्लियस की कर रहे हैं तो माइक्रो स्टडी हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो माइक्रो स्टडी हो रही है तो फिर अपने को ये ध्यान भी देना है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ है प्रोटॉन होता है। कितना डिफरेंस होता है आगे पढ़ाऊंगा, वहां समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो जेम्स चैडविक हो गया, ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ है प्रोटॉन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 so that it is not deflected in electric field and magnetic field, because on chargeless particle electric force and magnetic force are 0, ठीक है। तो it is not deflected in magnetic and electric field, ये इसकी अपने पास थर्ड हो गई अपने पास। उसके बाद में अपन चलते हैं, न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। देखो भाई, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं होती है। आफ्टर सम टाइम इट इज कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन एंड मीन लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इज 1000 सेकेंड। आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं मैं, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूं। आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस इसकी मीन लाइफ कितनी हो गई, 1000 सेकेंड के इक्वल हो जाती है। ये बात हो गई इसकी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन चलते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन ऑफ ए न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। न्यूट्रॉन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, आगे फिजन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसमें यूज में आता है। उसके बाद में आता है इट इज यूज्ड टू स्टडी इन क्रिस्टल्स। अपन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है उसको स्टडी करने के लिए किसका यूज लेते हैं अपन, न्यूट्रॉन का यूज लेते हैं। तो ये यूजेस भी हो गए, ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई। अब अपन चलते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, रेडियस भी ले सकते हैं, एक ही बात है। एज वी नो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is approximately 10 to power minus 15 meter. It is 10 to power minus 5 times of radius of a atom. तो अपन ये लिख सकते हैं radius of nucleus is equal to 10 to power minus 5 of radius of a atom. आ गया समझ में अपने पास, ये इनमें कंपेयर हो गया, पहले भी बता चुका हूं मैं अपने पास। एंड रेडियस of any nucleus is given as a r equal to r naught a की पावर 1 by 3. Here r naught is constant, देखो भाई ये कांस्टेंट है, एंड वैल्यू ऑफ r naught is equal to 1.2 फर्मी फेम्टोमीटर। फर्मी, वैल्यू ऑफ फर्मी आप जानते हैं 11th में आया होगा, 1 फेम्टोमीटर 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। सो दैट वैल्यू ऑफ r0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन चलते हैं ए, इट इज एटॉमिक मास, और मास नंबर कह सकते हैं, आप सब जानते ही हैं, ये तो मास नंबर, ये जानते हो x, a एंड z, ये तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर का मीन क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड a इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। जैसे सोडियम ले लें, सोडियम 11 एंड 23 होता है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, एंड जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
कितना होगा 11 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है A माइनस जेड। क्या हो जाएगा A माइनस जेड, सो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन सोडियम एटम, नंबर ऑफ है न्यूट्रॉन है इन सोडियम एटम कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, तो 12 आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर ए सोडियम एटम। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे। केमिस्ट्री है भाई ये चैप्टर जो है, फिजिक्स कम केमिस्ट्री ज्यादा। चलते हैं जी भाई, एक सेकंड। ये लो भाई, देखो जी भाई, ये आया था रेडियस r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 देन r1 अपॉन r2 a1 बाई a2 की पावर 1/3। आ गया होगा समझ में। जैसे a1 का वैल्यू 4 ले लें, a2 का वैल्यू 64 ले लें, देन r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 4/64 पावर 1/3 हो जाएगा। थोड़ा अच्छा एक काम करो, इसको 1 ही ले लो, तो ये 1 ले लिया। आंसर कितना आएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1/4, सो दैट r1 इज इक्वल टू r2/4। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने का मेथड हो गया। आगे अपन चलें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ है न्यूक्लियस। If a nucleus is taken as solid sphere, then volume of solid sphere 4/3 pi r cube, आप जानते ही हैं। Then 4/3 pi r cube by putting value r equal to r naught at to power 1/3, 4/3 pi r0 1/3 3, then we get 4/3 pi r0 के पावर 3 and a. It is volume of a nucleus. Now density of nucleus, as we know, density is equal to mass upon a volume, mass of nucleus. mass of a nucleus. अब देखो भाई, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल मास ऑफ है न्यूट्रॉन्स। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अपने पास है मास ऑफ है न्यूक्लियस। एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। सोडियम 11 एंड 23 हो गया, इसमें मास कितना होगा बताओ। चलो 11 तो प्रोटॉन्स हैं, 11 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 मास ऑफ है न्यूट्रॉन। देखो वैसे जो है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है, बट इस एग्जांपल में अगर अपन ये ले लें, इफ ए मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज मास ऑफ ए प्रोटॉन, है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, नियरली इक्वल टू ले रहा हूं मैं, देन अपने पास कितना रहेगा बताओ, मास इज इक्वल टू 11 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 मास ऑफ प्रोटॉन, नियरली इक्वल टू आ जाएगा अब एग्जैक्टली की जगह, देन इट इज 23 मास ऑफ है प्रोटॉन। अब अरिथमेटिक को अलजेब्रा में कन्वर्ट करता हूं मैं, देखो एक बार।
अरिथमेटिक को किस में कन्वर्ट करता हूं मैं? अलजेब्रा में। आप ऐसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को, ये सिंबल है x, a and z. Here a is mass number and z is a atomic number. अब एक बार देखो भाई, इससे कंपेयर करो। a यहाँ पर कितना है? 23 है। तो मास इन एनी न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? अब ये बता दो मेरे को। मास इन एनी न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट इक्वल, क्या होगा? 23, इट इज ए एंड ये मास ऑफ है प्रोटॉन। आ गया समझ में? अरिथमेटिक को किस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने? अलजेब्रा में। कैसे? 23 क्या है सोडियम के लिए? ए है। देन एनी न्यूक्लियस, तो ए लिख दिया अपने पास। तो ये इतना इसलिए बताया है ताकि समझ में आ जाए। अब अपन इसी में चल रहे हैं, देखो। हाँ जी भाई, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? इज नियरली इक्वल टू ए मास ऑफ प्रोटॉन, सो दैट D is equal to a mass of proton upon 4/3 pi r0 की पावर 3 into a। ऐसे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो बोले। शेयर वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल कब कराओगे? करा दिए वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल तो कब की? D is equal to 3 mass of proton upon 4 pi r0 की पावर 3। अब यहां से देखो एक बार, इस फॉर्मूले में कहीं भी अपने पास ए आ रहा है क्या? अपने पास देखो नहीं है। सो दैट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए, और अपन ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट डिपेंड्स ऑन ए मास नंबर। कहीं भी नहीं आ रहा है इसमें। अब इसका वैल्यू अगर आप रखें 3 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, 10 टू पावर -27, 12.56, R0 का वैल्यू 1.2, 10 टू पावर -15 की पावर 3। देन D is nearly equal to 10 to power 17 kilogram per meter cube, so that density of mass is approximately 10 to power 17 kilogram per meter cube। अब अपन ये कह सकते हैं कि इसमें A नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपने पास क्या हुआ? डेंसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन A, so that density of nucleus is approximately constant, so that density of nucleus is a constant। ठीक है? तो जैसे मान लो अपने पास ये आ जाए कि एक मास नंबर है 4, एक मास नंबर है 64, और ये पूछ रहे हैं कि d1/d2 फाइंड करो। कुछ नहीं करना है अपने को, 1/1, बिकॉज डेंसिटी इज नॉट डिपेंड्स ऑन A, सो दैट 1:1 कभी भी आता है तो इसका आंसर ये रहता है। अब एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले वो, फिर आगे चलेंगे। चलो जी, हाँ भाई, नेक्स्ट है आइसोटोप्स। अब ये सब जो है केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, आप जानते भी हैं, है ना? आइसोटोप्स आर ए न्यूक्लियस और एटम्स विथ ए
सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो Z तो कांस्टेंट रहेगा, A जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब मास जो है वो डिफरेंट है अपने पास, मास नंबर इज ए डिफरेंट, सो दैट these particles or these elements are separated by mass spectrography, separated by mass spectrography। कैसे? जैसे अपने पास इसका एग्जांपल देख लेता हूं, पहले बता देता हूं मैं। कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 14, आ गए आइसोटोप सारे के सारे। देखो एक बार इसमें मास नंबर सबका डिफरेंट है, जो एटॉमिक नंबर है वो कांस्टेंट है। तो अब अगर मान लो कि कोई सैंपल है, उस सैंपल में ये तीनों ही हैं, तो इनका सेपरेशन कैसे होगा? मास स्पेक्ट्रोग्राफ से हो जाएगा, क्योंकि मास डिफरेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दीज आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आगे अपन चलते हैं, आइसोबार्स, इसके डेफिनेशन भी जानते हो आप। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। तो मास नंबर इज सेम एंड एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट फॉर आइसोबार्स। एग्जांपल जो चाहो वो ले लो भाई, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14। ये देखो दोनों अपने पास इक्वल है कि नहीं है? ये अपने पास डिफरेंट हो गया, सो दैट दीज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। उसका रीजन भी है, जैसे मान लो कि ये दोनों जो हैं अपने पास किसी मिक्सर में अवेलेबल हैं, तो इनका सेपरेशन किससे हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन से हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलग रिएक्शन हो जाएगी, इसकी अलग रिएक्शन हो जाएगी, सो दैट दीज पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। आगे अपन चलें, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स इनमें क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट है मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। न्यूट्रॉन का नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए एंड एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो ये रहा अपने पास, ये ले लें, लिथियम 3 and 7, बेरिलियम 4 and 8 हो जाएगा। देखो ये डिफरेंट हो जाएगा। अब अपने पास सेपरेशन किससे हो सकता है? दोनों ही मेथड से, मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी काम कर जाएगा एंड केमिकल मीन्स से भी काम कर जाएगा, सो दैट आइसोटोन्स आर सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स एंड मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोन्स। और भी एग्जांपल चाहें तो बना सकते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास ये हो गया नाइट्रोजन 7 and 13 हो गया, कार्बन 6 या ऑक्सीजन ले लिया अपने पास 8 and 15 ले लिया। ये देखो ये डिफरेंट, नंबर ऑफ अपने पास न्यूट्रॉन इसमें भी 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें भी 7 है। आ गया समझ में अपने पास? उसके बाद में अपन चलते हैं मिरर न्यूक्लाई, मिरर न्यूक्लाई। मिरर न्यूक्लाई में अपने पास क्या रहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इंटरचेंज। कैसे इंटरचेंज होते हैं? देखो लिथियम 3 and 7, बेरिलियम 4, ये लो यहां से इंटरचेंज हो जाएगा। कैसे? इसमें 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स, इसमें 4 न्यूट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन, ये इंटरचेंज हो गया अपने पास। आ गया समझ में अपने पास? ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। या ये 6 ले लो, बोले ये लो और चेंज कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ही नहीं रहे। उसके बाद में लास्ट आते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स में अपने पास मास नंबर भी सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम। जब सभी सेम तो फिर डिफरेंट किसका होगा?
एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट का डिफरेंस होगा। ये आइसोमर्स जो है ना, इसका एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊंगा, गामा रेडिएशन में पढ़ाऊंगा और वहां समझ में आ जाएगा। तो इट इज डिफरेंट बाय एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। इन आइसोमर्स मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर्स आर सेम। ठीक है, टाइम इज ओवर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में कल करा देंगे। चलो जी भाई।